अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो कल के सेशन में जो है हमने थोड़ा सा रिवाइज किया था। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, तो कल के सेशन में जो है हमने रिवाइज किया था कि हमने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात की थी। हमने वो इक्वेशंस फिर से लिखी एंड देन वी डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स आपके पास थी। ठीक है, आई एम श्योर दैट कि ये जो क्वेश्चन हमने कल यहां पे लिखा था ये आपने किया होगा, एक्सेप्ट दैट कि यहां पर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए था। तो यहां पर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका नहीं आएगा, तो यहां पर आपका जो यूनिट आएगा वो आएगा वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा यूनिट में वोल्ट। राइट, तो ये क्वेश्चन हमने कल देखा। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस की हम यहां पे बात करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, सवाल मुझे ये कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Light of wavelength 3000 angstrom is instant on this metal surface. The velocity of the emitted photoelectrons will be. ठीक है, सवाल देखो सवाल क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। रिमेंबर दैट हम अभी बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पर आप सिंपल इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, आपको आंसर मिल रहा है। So we are not solving any big questions here, right? तो बट these basic questions are important so that कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से जो है इम्बाइब हो जाए हम में। आफ्टर दैट विल बी जंपिंग टू द व्हाट वी कॉल एज जो आपको कल मिला असाइनमेंट पार्ट, एंड यू विल फाइंड सम वंडरफुल क्वेश्चंस इन योर असाइनमेंट। बट पहले हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि मेटल आपके पास है, उसका जो वर्क फंक्शन है, मेटल हमारे पास है, ये आपके पास मेटल है, इसका वर्क फंक्शन आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने लाइट यहां पर इंस्टेंट करवाई जिसका वेव लेंथ आपके पास है 3000 एंगस्ट्रॉम, राइट? एंगस्ट्रॉम यू ऑल नो दैट इज 10 रेज पावर -10। अगर मैं इसको लिखूं इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर तो आएगा 300 नैनोमीटर, राइट? 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10 रेज पावर -9। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है, आपने लाइट इंस्टेंट करवाई जिसका वेव लेंथ आपको गिवन है। अब होगा क्या, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आपके पास मेटल में है, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सवाल मुझे बता रहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी हमने बतानी है। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बिकॉज जब मुझे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा मैं आसानी से वेलोसिटी निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान रखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पास है कि मैक्सिमम बराबर होता है h nu माइनस फाई, राइट? दिस h nu इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। लेकिन यहां पर मैं न्यू नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा hc बाय लैम्डा, बिकॉज मुझे इंस्टेंट वेव का इंस्टेंट लाइट का जो है वेव लेंथ गिवन है, राइट? तो मुझे के मैक्सिमम यहां पे मिलेगा, मुझे के मैक्सिमम मिलेगा, के मैक्सिमम आएगा बराबर hc। आपको याद है, आप इसको लिखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इफ यू रिमेंबर, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा को भी मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने यहां पर नैनोमीटर क्यों लिखा। माइनस आ जाएगा 5 का वैल्यू आपके पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो अब जब आप इसको सोलो करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा के मैक्सिमम आएगा बराबर नैनोमीटर गोज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 300। जरा मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 1240 डिवाइडेड बाय 300, 1240 divided by 300, 1240 divided by 300, that's 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मिलेगा द आंसर इज गोइंग टू बी 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। नाउ आप देखो यहां पर आपको याद है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर और स्पीड स्क्वायर। यहां से आपको स्पीड मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यू सी that will be equal to 2k divided by m, 2k divided by m, under root of
2k डिवाइडेड बाय m, राइट? सो आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहां पे पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, आपको मिल जाएगी। लेकिन खास बात यहां पर यह है, आपने जो काइनेटिक एनर्जी निकाला, आपने निकाला 3.13 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप मास पुट करोगे, आप मास का यूनिट लिखोगे केजी, विच ऐसा यूनिट, ठीक है? तो आपको काइनेटिक एनर्जी को भी ऐसा यूनिट में यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज जूल्स। दैट मींस आपने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल्स में कन्वर्ट करना है। याद करो जरा, इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, करेंगे क्या? आप मल्टीपल करेंगे 1.69 इंटू 10 रेज पावर -19 आ जाएगा जूल्स में, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। आप के का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे, which 9.1 into 10 raised power -31 kg। आप वैल्यूज यहां बाबा जो है सब्स्टिट्यूट करो, आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। नॉट ए बिग डील, राइट? So that's all about this question as well. Let's move ahead here. Now another question, very basic, very simple. The work function for the tungsten and sodium are 4.5 and 2.3 electron volt respectively. If the threshold wavelength lambda for sodium is this, then the value of lambda for tungsten is. आप जरा देखो क्या है सवाल, मुझे बता रहा है एक मेटल आपके पास है, दिस इज टंगस्टन, राइट? और आपके पास दूसरा जो है दैट इज सोडियम, इसका वर्क फंक्शन जो आपके पास है, टंगस्टन का जो वर्क फंक्शन आपके पास है दैट इज 4.5 और उसका है 2.3। इट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इसका जो वर्क फंक्शन आपके पास है दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? अब आपके सवाल ये कह रहा है अगर टंगस्टन का जो आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो 5460 एंगस्ट्रॉम है, आप बताओ ये किसका है? सोडियम का। आप बताओ टंगस्टन का क्या होगा आपके पास, ठीक है? आप जरा ध्यान रखो, आपको याद है कि इक्वेशन हमने लिखी थी, आई एम श्योर दैट यू रिमेंबर। आपका जो वर्क फंक्शन फाई होता है ये बराबर होता है एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट को हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम फाई को लिखते हैं न्यू नॉट के बदले हमने लिखा था एच सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, राइट? Nu naught is threshold frequency and lambda naught is your threshold wavelength, right? आपको फाई गिवन है सोडियम का, और इसका तो आपको ऑलरेडी गिवन है, यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमें इसका चाहिए। आप जरा ध्यान रखो, फाई होगा बराबर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, राइट? फाई का वैल्यू गिवन है दैट इज 4.5, दैट इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वल टू आ जाएगा एच सी का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट? डिवाइडेड बाय आ जाएगा लैम्डा नॉट। क्लियर? आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको? नॉट अ बिग डील, आपको मिलेगा लैम्डा नॉट आएगा बराबर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, आपको मिलेगा 1240 डिवाइडेड बाय 4.5, 1240 divided by 4.5 and that is 275 point something 0.5 nanometer. So 275.5 nanometer, अगर मैं एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा, I am sure that you will be able to understand, it will be 2755 angstrom. That is answer to the question. नैनोमीटर में लिखोगे तो 275.5 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में लिखोगे 2755 एंगस्ट्रॉम। दैट्स आंसर टू द क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा है 2755, अप्रोक्सीमेटली दिस इज क्लोजर 2791, बिकॉज हम एचसी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट करते हैं, दैट्स व्हाई हमारा आंसर भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ही आ जाता है 2755। ऑप्शंस में देखें, सो दिस ऑप्शन इज क्लोज, सो दिस इज आवर आंसर, राइट? क्लियर? नॉट अ बिग डील, राइट? Now moving to next simple question. If the work function of a photometal is this, its threshold wavelength will be very simple again, right? आपको वर्क फंक्शन यहां पर गिवन है, नॉट अ बिग डील। आपको वर्क फंक्शन यहां पर गिवन है, फाई आपका बराबर है, यू सी
फाई आपका बराबर है 6.825। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। आपको मालूम है फाई बराबर होता है एच सी डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, इक्वल टू आ जाएगा फाई, राइट। आप एच सी का वैल्यू पुट करो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। आप फाई का वैल्यू पुट करो, आप लैम्डा नॉट आपको मिल जाएगा। नॉट अ बिग डील। आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन हियर. What is the stopping potential when the metal with work function is illuminated with the light of energy 2 electron volt? Again very simple. हमें stopping potential चाहिए. stopping potential निकालने के लिए मैं पहले K maximum निकालूंगा. K maximum मिला, K maximum बराबर होता है EV naught, we all know that. और आपको यह भी मालूम है आपका K maximum बराबर होता है h nu minus phi. h nu is an energy of photon, phi it's a work function. h nu आपको वही से गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस phi वर्क फंक्शन आपके पास है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबा आपको यहां पर जो है K मैक्सिमम मिल जाएगा एंड दैट्स गोइंग टू बी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको K मैक्सिमम नहीं चाहिए, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। आपको मालूम है K मैक्सिमम बराबर होता है EV नॉट, तो मैंने आपको कल बता दिया V नॉट होगा बराबर K मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E। K मैक्सिमम किसके बराबर होगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय E, आपका E कैंसिल, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 1.4 वोल्ट। दैट्स योर आंसर, that's answer to the question. A very basic. You might be thinking that कि सर हम ये questions क्यों कर रहे हैं? Just for the reason so that कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो numerical भी हम देखें, equation wise भी देखें, so that concepts are more and more clear. Let's move to another one. Again very simple question. Sodium and copper have work function this and this. आपको दोनों का work function given है, राइट। आपको रैश ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। अरे यार सिंपल है, आपको ज्यादा मसला तो है ही नहीं। आपको सोडियम का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, आपको कॉपर का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, फिर जाके आपने रेशो निकालना है। आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, टेक अ स्क्रीनशॉट, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई एंड चेक वेदर यू हैव द राइट ऑप्शन और नॉट, राइट। नाउ अब आपके पास एक और सवाल है। According to Einstein's photoelectric equation, the plot of maximum kinetic energy of emitted photoelectrons from a metal versus the frequency of incident radiation gives a straight line whose slope is, right? आप देखो सवाल मुझे बता रहा है कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है between the K maximum and your frequency that's new, right? जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, I am sure that most of the people राइट विल बी नोइंग दैट कि ग्राफ आपका कैसा आ जाएगा। और आपने कल भी देखा, कल का भी एक क्वेश्चन आपके पास आया था, व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन द K मैक्सिमम एंड योर फ्रीक्वेंसी, राइट। बट स्टिल हम यहां पर देख लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K मैक्सिमम एंड योर फ्रीक्वेंसी, वो बराबर होता है h nu माइनस आ जाएगा phi। दिस इज योर what we call as Einstein's photoelectric equation, right? ना मुझे ग्राफ किसके दरमियान प्लॉट करना है, मुझे K मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। नाउ अगर आप देखोगे, आई एम श्योर दैट कि मोस्ट ऑफ यू आपने ये इक्वेशन देखी होगी स्ट्रेट लाइन की, दैट्स y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। सो दैट मीन्स जब आप y और x के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो, आपको एक लीनियर ग्राफ मिल जाएगा बिकॉज y इज प्रोपोर्शनल टू x पावर 1, और इस ग्राफ का जो स्लोप आपके पास होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x, और इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी दिस c, राइट। नाउ अगर आप यहां पर आ जाओगे, आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन योर K मैक्सिमम एंड V. Now you see that the relation is linear, which means that the graph is going to be a straight line. अब आप कोएफिशिएंट ऑफ न्यू अगर आप देखोगे, दैट्स h, that the slope of this graph is going to be h, which is Planck's constant, और intercept आपका होगा that's minus phi, and which implies that कि जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, I'm sure that you are very much into it, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा जब मैं यहां पर ग्राफ प्लॉट करूंगा। जरा ध्यान रखिएगा, यहां से मैं प्लॉट करूंगा से K मैक्सिमम, यहां से मैं प्लॉट करूंगा व्हाट वी कॉल एज न्यू, दैट्स फ्रीक्वेंसी, राइट। ये आपके पास
नाउ जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इट हैज टू बी लीनियर, ये लीनियर ऐसे आपके पास होगा लाइक दिस, और इंटरसेप्ट क्योंकि नेगेटिव आपके पास है तो यहां पर आ जाएगा, दिस विल बी योर -5, राइट, दिस विल बी योर -5. सो दैट मीन जब मैं के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूंगा, मुझे ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, और आपको यह भी याद है यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी, दैट्स एक्चुअली गोइंग टू बी न्यू नॉट, एंड यू ऑल नो दैट दैट न्यू नॉट इज व्हाट वी कॉल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल बी -5. नाउ जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, फिर से देखो, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट होगा -5, इस ग्राफ का स्लोप आपके पास जो होगा, तो जब आप स्लोप यहां पर देखोगे, द स्लोप इज गोइंग टू बी नथिंग बट योर प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट. सो जब भी आप के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करोगे, द स्लोप इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल इज प्लैंक्स कांस्टेंट. डजंट मैटर आप किस मेटल के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप सोडियम मेटल के लिए, आप टंगस्टन के लिए, आप किसी भी मेटल की बात करोगे, जब भी आप के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करोगे, द स्लोप इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम. दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट. तो जब आप के मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करोगे, द स्लोप इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज गोइंग टू बी व्हाट वी कॉल एज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो वापस आ जाते हैं. According to Einstein's photoelectric equation, when you plot K maximum with frequency, right, gives a straight line, obviously, whose slope is constant, and that's a Planck's constant. अब आप देखो option, depends on the nature of metal used. Not at all. K maximum और frequency के दरमियान जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे, the slope is always going to be constant, irrespective of आप किस metal के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो. Depends on the intensity of radiation. Not at all, because the slope is constant. That's Planck's constant. Number 3, depends on both intensity of radiation and the nature of metal used. Completely nonsense, right? Number 4 is the same for all metals as is independent of intensity of radiation. I'm sure that you are able to understand that this fourth option is going to be my correct option. That's your answer, option number 4, right? Let's move to another question here. Alright, क्वेश्चन मुझे बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि आपने लाइट को इंस्टेंट करवाया ऑन अ मेटल, राइट. उस लाइट की जो वेवलेंथ आपके पास है, यू सी दैट्स 3000 एंगस्ट्रॉम. आपने इसको प्लैटिनम सरफेस पे डाल दिया, और प्लैटिनम सरफेस का जो वर्क फंक्शन आपके पास है, दैट इज 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. देखो क्या कह रहा है, ये सफियर आपके पास है, प्लैटिनम आपके पास है, प्लैटिनम सफियर का जो वर्क फंक्शन आपके पास है, इज इट 3.6, 6.3. इट इज 6.3. इसका वर्क फंक्शन आपके पास है, इट इज 6.3. इट इज 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपने क्या किया यहां पर, आपने इस प्लैटिनम सरफेस पे लाइट को इंस्टेंट करवाया, और इस लाइट की जो वेवलेंथ आपके पास है, दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम, या आपको याद है मैं इसको लिख सकता हूं 300 नैनोमीटर, राइट. इसका वर्क फंक्शन आपके पास है 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपने जो लाइट इंस्टेंट करवाई, उसका वेवलेंथ आपके पास है 300 नैनोमीटर, राइट. अब जाके सवाल मुझे पूछ रहा है, ऑप्शंस आपके पास है, सफियर विल बिकम पॉजिटिवली चार्जड. सफियर कब पॉजिटिवली चार्जड होगा? बिकॉज जब इस पे लाइट पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे. अभी तक ये न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, सफियर विल बिकम पॉजिटिवली चार्जड. दैट मींस सफियर विल ओनली बिकम पॉजिटिव चार्ज, राइट, जब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो जाएगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे. Number 1. Number 2, sapphire becomes negatively charged. That doesn't look, a logical thing, because negative charge तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा. sapphire remains neutral. sapphire कब न्यूट्रल रहेगा? जब कोई फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएंगे नहीं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स वुड बी 2.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. ये ऑप्शन हमारे पास है, और हम चेक करेंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वर्क फंक्शन ऑफ प्लैटिनम सरफेस इज 6.3. इंस्टेंट लाइट की जो वेवलेंथ है, दैट्स
300 नैनोमीटर। मैं देखूंगा व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होगा? या तो लिखेंगे एच न्यू या लिखेंगे एच सी बाय लेमडा। ये डिपेंड करेगा, डेटा आपके पास है तो मैं लिखूंगा एच सी बाय लेमडा बिकॉज आई एम गिवन द वेव लेंथ ऑफ लाइट, राइट। मुझे मिलेगा एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा बराबर एच सी का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय लेमडा, दैट्स 300 nanometer. Nanometer goes 1240 divided by 300. What is the value? 1240 divided by 300. 1240 divided by, that is 4.13. 4.13 electron volt. You see now, energy of photon is 4.13 electron volt and the work function of platinum is 6.3 electron volt, which clearly means that the energy of photon is less than the work function. मुझे आप बताओ क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा? Not at all. यहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा because energy of photon is less than the work function. बाबा जब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स प्लैटिनम सरफेस से बाहर आ जाएंगे? नॉट एट ऑल. जब इलेक्ट्रॉन्स प्लैटिनम सरफेस से बाहर नहीं आएंगे तो क्या आपका स्फीयर पॉजिटिव चार्ज बनेगा? नो, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे नहीं तब जाके कोई चार्ज बाहर जाएगा नहीं. The sphere is going to remain neutral. And that's going to be my correct option. क्योंकि यहां पे कोई photoelectric emission नहीं होगा. And my answer is option number 3. That means sphere remains neutral. I hope you understood it quite well. So let me know in the chat box if you understood it quite well. You are understanding that how exactly we got to approach the question. Please and please let me know in the chat box and let me know if there is any issue, any doubt, any question. I'll be happy to respond to that. Please let me know in the chat box. Beautiful, wonderful, impressive, great. आप जो क्वेश्चन यहां पे कर रहे हैं इतना खुश भी नहीं होना है. दिस आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस आपके पास है. वी आर येट टू गो इनटू सम वंडरफुल क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट पे भी है, ठीक है. बट अभी के लिए हम ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं हम उनको एक सिंपल तरीके से यूज करें सो दैट जो कॉन्सेप्चुअल्स कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. ऑल राइट, नाउ अब ये बाकी क्वेश्चंस आपके पास है बट वी विल हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन. यहां पर आज हम बात करेंगे एक और चीज की जहां पर न्यूमेरिकल्स हमारे पास मैच हो जाएंगे. न्यूमेरिकल्स हमारे पास मैच हो जाएंगे जब हम फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पे क्वेश्चंस करेंगे. उसके साथ थोड़े से क्वेश्चंस आपके पास मैच हो जाएंगे सो दैट हम एक छोटे से टॉपिक को यहां पर ऐड करेंगे एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज de Broglie hypothesis. And now this is beautiful. You know what? This is beautiful. You know why? What makes this beautiful? Just have a look here. Just have a look here. What exactly makes this hypothesis beautiful? अब देखो, जब मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी ये चीजें गिनवाई थी कि जब कुछ फिनोमेना आपके पास है, से व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप आगे जाके बात करोगे जब आप ऑप्टिक्स की बात करोगे, यू टॉक अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यू टॉक अबाउट द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और भी बहुत सारे फिनोमेना आपके पास है. जब आपने इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है, यू गॉट टू टेक लाइट एज अ वेव, राइट. आपने वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर करना पड़ता है. लेकिन जब आप इससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करनी है, जब आपने कॉम्पटन इफेक्ट की बात करनी है, जब आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करनी है, अगर आप इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहते हो देन यू गॉट टू टेक लाइट एज अ पार्टिकल, राइट. ठीक है. एंड लेटर ऑन व्हाट वी गॉट टू नो इज दैट यू टॉक अबाउट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यू गॉट टू टेक लाइट एज अ वेव, यू टॉक अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, you talk about black body radiation, you talk about you see Compton effect, you got to take light as a particle. And then हमने कहा that light has a dual nature. There are certain situations जहां पे light आपका behave करेगा as if it's a particle, और कहीं पर आपके पास light behave करेगा as if it's a wave, right. तो ये हमारे पास conclusion आ गया. एक फिजिस्ट था, उसका नाम था de Broglie. इसका नाम था de Broglie.
Before the Planck's quantum theory, light was considered to be a wave. Maxwell's electromagnetic wave theory थी. उसके बाद जब क्वांटम थ्योरी आई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, फोटोलिटिक इमिशन आ गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गई, आपका क्वांटम इफेक्ट आ गया, अब लाइट को ट्रीट किया जा रहा है पार्टिकल. डिब्रोली ने कहा इफ लाइट बीइंग अ वेव, बिकॉज इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेव, कैन समटाइम्स बिहेव एज अ पार्टिकल व्हेन यू टॉक अबाउट द फोटोलिटिक इमिशन, व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वांटम इफेक्ट, you got to take light as a particle. इससे कहा if light being a wave can sometimes behave as a particle, then reverse must be true. And what exactly that means, reverse must be true? इस एग्जाम्पल ली इलेक्ट्रॉन की, उसने कहा हम इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करते हैं एज अ पार्टिकल, लेकिन जब हम लाइट को समझते हैं, लाइट बीइंग अ वेव कैन समटाइम्स बिहेव एज अ पार्टिकल, देन इसने कहा इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल शुड समटाइम्स बिहेव एज अ वेव. राइट? Light was considered to be wave in Maxwell's electromagnetic wave theory. But now it's considered to be particle when you talk about these phenomena. इससे कहा if light being a wave can sometimes be treated as a particle, then electron being a particle should behave sometimes as a wave. अब इसका रीजन था, अब इसे पूछा गया ऐसा क्यों होना चाहिए, why this should happen. He had no answer to that. He just said one statement, and that statement was nature loves symmetry. This was the statement given by de Broglie, that nature loves symmetry. If light being a wave can sometimes behave as a particle, then electron being a particle then should sometimes behave as a wave. Why so? He had no reason. He had no experimental proof at that time. He had no mathematical proof at that time. Because you must know that physics में तब तक वो चीज मानी नहीं जाती है जब तक दो प्रूफ साथ होंगे. एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा और एक आपके पास mathematical proof hoga. But when de Broglie said this, that ki electron being a particle should sometimes behave as a wave. Why? Because light was treated to be a wave, but now can sometimes behave as a particle. And why so? Because nature loves symmetry, right? Alright, accepted, कोई इशू नहीं है. Now the question is that जब इलेक्ट्रॉन आपका behave करेगा as a wave, right? Then the question was that when the electron will behave as a wave, right? What will be the wavelength of that wave? जब आपका इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज अ वेव, फिर जाके इस वेव का वेव लेंथ क्या होगा. लेकिन इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, आपको याद है कि जब हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात की, वहां पर मैंने आपको बता दिया the wavelength, just a moment, the momentum of photon is given by h divided by lambda. याद है आपको? I'm sure that आपको याद होगा, because हमने already Planck's quantum theory में पढ़ा that momentum of photon is equal to h divided by lambda. ये चीज अब जहन में रखिएगा. Coming back to the question, de Broglie said electron being a particle should sometimes behave as a wave. Now the question was this, that when electron behaves as a wave, what will be the wavelength of that wave? और de Broglie ने कहा वे, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, let's assume that इस इलेक्ट्रॉन का मास आपके पास m है, let's assume that इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आपके पास वो v है. इसने कहा कि when the electron will behave as a wave, then the wavelength of electron will be equal to h divided by m into v. What's m into v? It's a momentum, right? और या मैं लिखूंगा lambda will be equal to h divided by p, because m into v is momentum. So आपको मिलेगा lambda is equal to h divided by mv और lambda is equal to h divided by p. जरा आप इस इक्वेशन पे नजर मारो, ये इक्वेशन आपको क्या लगता है कहां से आई? It simply came from the photon. p is equal to h divided by lambda. यहीं से आपको मिलेगा lambda is equal to h divided by p. So इससे क्या किया, जो फोटोन के लिए इक्वेशन थी वही इन इक्वेशन उसने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज की. By why? Reason, because nature loves symmetry. So सवाल ये था, when the electron behaves as a wave, then उस wave का wavelength आपके पास क्या होगा? इससे कहा अगर इलेक्ट्रॉन का मास आपके पास m है, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपके पास v है, then the wavelength
जब आपके पास इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज अ वेव, राइट, तब जाके वेव लेंथ, उस वेव का क्या होगा, इट विल बी h डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड, दैट्स mv, दैट्स मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv. नाउ दिस वेव, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ली, जस्ट अ मोमेंट हियर, मैंने इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ली, लेकिन इसने फिर जनरलाइज किया फॉर एवरी पार्टिकल, यानी नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, एवरी पार्टिकल कैन समटाइम्स बिहेव एज अ वेव. पहले स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद जनरलाइज किया कि कोई भी पार्टिकल आप ले लो, इसका मास m, इसकी वेलोसिटी आपके पास v, देन जब ये बिहेव करेगा एज अ वेव, देन द वेव लेंथ ऑफ दैट वेव विल बी गिवन बाय h डिवाइडेड बाय mv. एंड दिस वेव which is associated with a particle, he called this as a matter wave. इसको नाम दिया, इसको matter wave, right? और इसकी जो वेवलेंथ आपके पास है, इसको इसने नाम दिया de Broglie wavelength. So how will you define the de Broglie wavelength? It's a wavelength associated with every particle. It's a wavelength associated with the matter wave. तो ये जो वेव इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगी, जब भी बिहेव करेगा एज अ वेव, he called that wave as a matter wave. So it's a wave which is associated with a particle, he called that as matter wave, और उसकी वेवलेंथ को नाम दिया de Broglie wavelength, right? So that means अगर सपोज अब मैं जनरलाइज करूंगा, यहां पर कोई भी पार्टिकल आपके पास है, नॉट नेसेसरली नाउ इलेक्ट्रॉन, जिसका मास आपके पास m है, जिसकी स्पीड आपके पास v है. नाउ जब ये बिहेव करेगा एज अ वेव, जिस वेव को हम नाम देते हैं मैटर वेव, उस वेव का जो वेवलेंथ होगा, जिसको हम नाम देते हैं de Broglie wavelength, that will be equal to h divided by m into v, या मैं लिखूंगा लैम्डा होगा बराबर h divided by p. Clear? Now I can write this equation multiple ways. मैं इसको different तरीकों में लिख सकता हूं, h divided by p. Yeah, sometimes the momentum is not given, sometimes the kinetic energy is given. आपको पता होना चाहिए, and I'm sure that you all must be knowing that kinetic energy बराबर होता है p square divided by 2m. यहां से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा under root of 2m into k, right? तो आप p के बदले लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k. ये एक और इक्वेशन आपके पास बन जाती है फॉर de Broglie वेवलेंथ, h divided by p or h divided by under root of twice mk. Hope you're following very much well, right? Now sometimes the kinetic energy is not given. Kinetic energy is not given, but what is given is something like this. जरा ध्यान रखें, यहां पर से आपको सवाल कहेगा, हमने एक चार्जड पार्टिकल Q को एक पोटेंशियल डिफरेंस V में डाल दिया. If you remember that, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया कि जब भी आप एक चार्जड पार्टिकल Q को पोटेंशियल डिफरेंस V में डालोगे, इस पे वर्क होगा, इस चार्जड पार्टिकल पे वर्क होगा, और वर्क किसके बराबर होगा? दैट विल बी Q into V. अब यही जो वर्क Q into V होगा, ये काइनेटिक एनर्जी K के बराबर होगा. तो जब भी आप चार्जड पार्टिकल Q को पोटेंशियल डिफरेंस V में डालोगे, इससे वर्क डन होगा, वो होगा बराबर Q into V, और वही वर्क डन होगा बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्जड पार्टिकल, राइट? तब जाके आपको कभी कभी काइनेटिक एनर्जी गिवन नहीं होगी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा कि हमने एक चार्जड पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस V में डाल दिया. अब आप बताओ what will be the de Broglie wavelength of that charged particle? तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे लैम्डा आपका बाबा आएगा बराबर, लैम्डा आप लिखोगे लैम्डा आएगा बराबर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m. k के बदले क्या लिखोगे? k के बदले लिखोगे q into v, right? So k के बदले लिखोगे q into v when the data in the question is given in terms of potential difference.
राइट. सो ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाते. This one is first, or this one is first, this one is second, and this one is third. Now it depends, all the stuff now depends on कि क्वेश्चन में डेटा आपके पास क्या है. अकॉर्डिंगली आप वो वाली इक्वेशन वहां पर यूज कर सकते हैं. आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग हियर क्वाइट वेल. राइट नाउ सपोज दैट मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा. आपका लैम्डा आई है बराबर h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू q इंटू v. राइट नाउ स्पेशली अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन के केस में Q होगा बराबर E, बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रॉन इज E. M जो होगा, मास M होगा बराबर ME, दैट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. H का वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34. जब आप इलेक्ट्रॉन के केस में ये सारे वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं, बाबा आपको यहां पर लैम्डा मिल जाता है. बट रिमेंबर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन वैलिड होगी जो मैं लिखने जा रहा हूं. इलेक्ट्रॉन के केस में हम लिख सकते हैं तो लैम्डा होगा बराबर, आप H का वैल्यू पुट करो, आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, आप चार्ज इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट करो. व्हेन यू पुट ऑल द वैल्यूज, लैम्डा होता है बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ V. दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, only for इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो इक्वेशन है, इट टर्न्स इनटू दिस इक्वेशन. जब हमने Q के बदले E पुट किया, इन्हें 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बदले 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 31, H के बदले यू नो द वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34. You put all the values here. When you put all the values here, the answer turns out to be 12.27 angstrom divided by under root of V. Then why I am writing it like this? Because जब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपने इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस V में डाल दिया, आप सिंपली इलेक्ट्रॉन, कोई और चार्जर पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस V में डाल दिया. बताओ डिब्रोली वेवलेंथ क्या होगी? आपने बस V का वैल्यू पुट करना है, यहां पर आपको डिब्रोली वेवलेंथ मिल जाएगी. सो आई होप एवरीबॉडी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज डिब्रोली हाइपोथेसिस. मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं यहां पर, मैं पीछे जाता हूं यहां पर से, मैं यहां की बात कर रहा था, मैंने आपको यह बता दिया डिब्रोली हाइपोथेसिस आपके पास क्या थी. डिब्रोली ने कहा इफ लाइट वाज अ वेव कैन बी ट्रीटेड समटाइम्स एज अ पार्टिकल. राइट, इसने कहा देन पहले बात की इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल शुड समटाइम्स बिहेव एज अ वेव, शुड समटाइम्स बिहेव एज अ वेव. द क्वेश्चन वाज व्हाई, क्यों ऐसा क्यों होगा? उसने कहा क्योंकि लाइट के साथ हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ भी होना चाहिए. सवाल था व्हाई? ही सेड आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज आई फील दैट नेचर लव्स सिमेट्री. राइट, क्लियर? अब उसके बाद अब सवाल ये था जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज अ वेव, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव व्हिच विल बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. जिस इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होगी उसका वेवलेंथ आपके पास क्या होगा? तो वेवलेंथ होगी, मैंने इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल, अगर मास आपके पास m है, वेलोसिटी आपके पास है v, then the wavelength which will be associated with the electron will be h divided by mv or h divided by p. तो lambda equal to h divided by p. और ये जो wave होगी associated with the electron, this wave is what we call as matter wave. It's a wave associated with the material particle. इस wave को हम नाम देते हैं matter wave, और इस wavelength को हम नाम देते हैं de Broglie wavelength. Right? उसके बाद मैंने बता दिया इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन. अगर आप किसी भी चार्ज, किसी भी पार्टिकल की बात करोगे, कोई भी पार्टिकल आपके पास है जिसका मास आपके पास m है, जिसकी वेलोसिटी आपके पास v है, देन जो वेव एसोसिएट होगी विद दिस मटेरियल पार्टिकल, व्हाट वी कॉल एज अ मैटर वेव, उसका जो वेवलेंथ होगा जिसको हम नाम देते हैं de Broglie वेवलेंथ, वो होगा बराबर h डिवाइडेड बाय mv और h डिवाइडेड बाय p और h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2mk or h divided by under root of 2mq into v. Now it all depends on the question. ये डेटा पे डिपेंड करेगा कि डेटा में क्या क्या चीजें आपके गिवन होगी, अकॉर्डिंगली आप वो वाला इक्वेशन यहां पर यूज करेंगे. उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्पेशली अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे,
अगर आप इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करोगे तो Q के बदले E आएगा 1.6 into whatever, mass of electron 9.1 into whatever, H का value you know, when you put all the values here, lambda turns out to be 12.27 angstrom divided by under root of V. I hope everybody got this. Now before that I ask कि आपको कोई डाउट या कोई सवाल तो नहीं है. Let me tell you now. मैंने आपको बता दिया De Broglie hypothesis was something that कि जो उसके दिमाग में आ गया just because इसको लगा कि nature of symmetry अगर फोटोन के साथ ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी होना चाहिए. जब उसने ये बताया it was completely out of his mind just because he felt that it should happen. लेकिन प्रूफ आपके पास नहीं था, न मैथमेटिकल प्रूफ था न एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था. उसके बाद 5 साल बाद आफ्टर 5 years 5 साल बाद एक एक्सपेरिमेंट होता है. उस एक्सपेरिमेंट को नाम वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स, दैट्स व्हाट वी कॉल एज डाइविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट 5 साल बाद होता है. 5 साल बाद जब de Broglie ने ये कॉन्सेप्ट दिया और फिर जाके जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है, यहां पर फिर पता चलता है कि जो de Broglie ने कॉन्सेप्ट दिया था, de Broglie वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट दिया था, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट जो दिया था, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. बट दैट पीपल गॉट टू नो इट ओनली आफ्टर 5 years जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट एज वेल बट लेटर ऑन, little later, right? मैं बात करूंगा इस Davison-Germer experiment की. Clear? So I think it's enough for today. But before I go, please let me know that if you follow each and everything. If you have any question, please let me know. Please let me know if everything is clear here. Let me know. Everything clear? Any question, any doubt? I'll be happy to respond. And there is one. Absolutely. Mobina Nazir, is it applicable to macro particle? Absolutely correct. But उस टाइम ये मेरे लिए भी applicable है, आपके लिए भी applicable है. अब ये डिपेंड करता है कि कहां पे कौन सा नेचर ज्यादा विजिबल होगा, right? Beautiful. And there's one more trend what I'm observing in the chat here is that कि people talk to each other here. अगर आपको एक दूसरे के साथ ही बात करनी है, it's better that you use other social networking sites, right? So that's very pathetic on your part. Very pathetic. Anyways, let's forget about them. Let me know that if everything is clear, any doubt, any question, I'll be happy to respond. Is matter wave associated with matter or matter behaves as a wave? Okay, that's a wonderful question. Mabeen Butt, is matter wave associated with the matter or matter behaves as a wave? बाबा आप देखो, जब आप आई डोंट रिमेंबर दैट कि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होता है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट. जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो आप 11th में ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपके 12th में पढ़ते हो. अगर आपने 11th में ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप वहां पे क्या करते हो? आप इलेक्ट्रॉन को वहां पर एज ए वेव मानते हो. यू डू नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल ओवर देयर. आप इसको एज ए पार्टिकल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर एज ए वेव ही कंसिडर करते हैं. ठीक है? So actually we consider that this entity, which I will not call now particle, behaves just like a wave, right? So it's a little tricky that I don't know whether in this session we'll be able to do some kind of justice with this, that what exactly the statement means, but just try to think about it. Try to think about it. Great, nice. 11th आपका वीक है, so मैंने थोड़ा सा यूज किया. So this chat book is just for teaching purpose. You just scroll down. What is that going there? Yes. मैंने देख लिया. मोमिन बिल्ला मैंने देख लिया. ठीक है. So that's very pathetic. What we can do, all we can do is that they will be blocked inshallah in the next session. For sure they'll be blocked. ठीक है. हाँ, मीना प्लेयर सर, explain how nature loves symmetry. Explain how nature loves symmetry. Now that is something that which you can observe things. When you observe things around yourself, you will see a hell lot of symmetry actually, right? You will see a hell lot of symmetry. Like I will tell you, I will give an example. Suppose you talk about the gravitational law, F equal to G m1 m2 by r square. You talk about the Coulomb's law, K q1 q2 divided by r square, and they are the fundamental force of the nature. You see that when you write these equations, there's a symmetry.
both depend on inversely proportional to r square, both depend on the product of mass and product of charges, right? So in terms of equations, in terms of laws, in terms of how the world looks, you will see a hell lot of symmetry over there. Sir, what about notes of this lecture? बाबा जो आपके साथ मैंने कल शेयर किया assignment, you will find that there's a synopsis part. पहले जो 2-4 पेज आपके पास है, everything is written on that synopsis. You can form your, ये जो आपके पास नोटबुक होगी वो भी आपके पास है. नोटबुक आप बना सकते हैं अगर आप कोई और बुक भी वहां पे कंसल्ट करते हैं, लेकिन जो हमने सिनॉप्सिस पार्ट आपको भेजा है असाइनमेंट के साथ, यू विल फाइंड ए गुड मटेरियल इन दैट एज वेल. Lambda equal to, it's under root of 2 mqv. आपने QME this one, it's under root of 2 mqv. ये तब होगा when you are talking about the charged particle जिसको हमने potential difference v में डाला हुआ है. Then I'm asked a question that what is the de Broglie wavelength of this particle. At that time I'm going to use this equation. Now offline class we are very hopeful inshallah कि offline class जो आपके है very soon inshallah जो है वो start हो जाएंगे. We are hopeful but we can't be sure about anything. Let's be hopeful that कि classes जल्दी से जो है restore हो जाए. Okay. Okay, that's wonderful. Okay, I will take your leave as of now. We'll see you tomorrow. Till then, just take good care of yourself. God bless you. Allah Hafiz.